Good morning everyone and welcome to the class. We are now in RT3 paper 5 है ना. Your paper 4 is over now and now paper 5 is going to be held in the coming days, and you must have seen the syllabus also, and the breakup of syllabus is done in such a manner that now onwards for each revision test there is only one chapter, because as I as told by you, there are some complicated issues in this book. The second book is becoming somehow difficult for you to comprehend, and that is the reason this second book के हर एक चैप्टर को ही रखा गया है RT3 के हर पेपर में. अब 5 ऑनवर्ड्स जो भी पेपर होंगे वो सब में एक ही चैप्टर. ओनली वन एक्सेप्शन इज़ देयर, जिसमें कि आपका जो प्लांट डेवलपमेंट, इकोनॉमी ऑफ प्लांट डेवलपमेंट, पॉलिटिक्स ऑफ प्लांट डेवलपमेंट को एक और चैप्टर के साथ ऐड किया गया है, दैट इज़ फॉरेन पॉलिसी वाले चैप्टर के साथ, बिकॉज उसमें प्लांट डेवलपमेंट में काफ़ी कुछ डिलीट हो चुका है. दैट इज़ वाई बहुत कम पोर्शन पढ़ना है, इसलिए उसको फॉरेन पॉलिसी वाले के साथ ऐड किया गया है. क्योंकि फॉरेन पॉलिसी में भी जो चीज़ें हैं वो ऑलमोस्ट ऑल द थिंग्स पहले भी पढ़ी हुई हैं. इंटरनेशनल पॉलिटिक्स से बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं, तो उसमें दो चैप्टर हैं, बाकी सब में एक एक सिंगल चैप्टर. इसलिए आई जस्ट इट इज़ एन एडवाइस फ्रॉम मी दैट टेक ऑल दीज एग्जाम्स वेरी seriously and prepare seriously, so that हर चैप्टर की आपकी तैयारी जो है वो इस तरह से हो जाए कि फाइनल के लिए बहुत ज़्यादा कुछ ना बचे. ठीक है, तो बस इसी के साथ आई एम गोइंग टू स्टार्ट दिस चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग. इसमें हम देखेंगे कि बहुत सारे 1 मार्क के भी क्वेश्चन आते हैं, हर 2 मार्क में भी है, हर तरह के क्वेश्चन हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डिस्कस सम ऑफ द 1 मार्क क्वेश्चन जो कि 1 मार्क में आए हैं पीछे के ईयर्स में, या फिर जो आए नहीं हैं बट वो आ सकते हैं. ठीक है, तो जो 1 मार्क के क्वेश्चन लास्ट ईयर्स में आए हैं उसमें हम देखेंगे देयर इज अ क्वेश्चन, इट्स अ वेरी कॉमन क्वेश्चन. नेम द लीडर ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट ऑफ इंडिया हु वाज पॉपुलरली नोन एज फ्रंटियर गांधी. This question came in 2014. ठीक है, तो the question is name the leader of the freedom movement of India name the leader of the freedom movement of India who was popularly known as फ्रंटियर गांधी. तो ये कौन सा लीडर है जो फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है. ठीक है, F विल बी कैपिटल. तो फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाने वाला जो लीडर है वो है खान अब्दुल गफ्फार खान. ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका दिल्ली 2014 का क्वेश्चन है और ये 1 मार्क का क्वेश्चन है. और इसमें यू मस्ट have some knowledge about Khan Abdul Ghaffar Khan.
जैसा कि हमने देखा था NWFP, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस जो है उसके ये लीडर थे, और ही वॉज वेरी पॉपुलर अमंग द पीपल ऑफ दिस NWFP। और वहाँ पर हमने ये भी देखा कि द पीपल वर नॉट रेडी टू get separated from India, and they did not want to be a part of Pakistan, and Khan Abdul Ghaffar Khan was their leader, but ultimately the reason NWFP was made a part of Pakistan only। तो ये किस रीज़न के लीडर थे NWFP, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस, ये आपको जरूर याद रखना, और इनकी क्या स्टैंड थी। ही वॉज नोन फॉर हिंदू मुस्लिम यूनिटी। Okay, and now we come to the next question. The question is, name the leader who played a historic role in negotiating with the rulers of princely states to join the Indian Union। ये भी आपका 2014 का ही क्वेश्चन है, ऑल इंडिया क्वेश्चन है। ओके, क्वेश्चन इज, इट इज ऑल्सो 1 mark question only। नेम द लीडर who played a historic role in negotiating with the rulers of princely states to join the Indian Union। ठीक है, तो ऑब्वियसली द लीडर इज सरदार वल्लभ भाई पटेल, है ना। दिस इज योर क्वेश्चन। द क्वेश्चन केम इन 2014 and it is a 1 mark question। Okay, the answer is Sardar Vallabhbhai Patel। As you all know that this year we have some addition in the syllabus, and accordingly we have seen that सरदार पटेल का जो भी कंट्रीब्यूशन था इन द इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स, वो एक रेफरेंस मटेरियल में आपके दिया हुआ है। एंड नाउ दिस क्वेश्चन में कम इन बिगर मार्क्स ऑल्सो, बिकॉज न्यू एडिशन है, और सरदार पटेल का रोल तो हम लोग भी ऑल आर नोइंग हिज रोल, आयरन मैन कहा जाता है। तो ये सब कुछ देखते हुए इस बात की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि ये क्वेश्चन इस बार हो सकता है कि बड़े मार्क्स में आ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। मेंशन द मेन रिकमेंडेशन ऑफ द स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन ऑफ 1953। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन जो कि 1953 में सेटअप की गई थी, उसका जो मेन रिकमेंडेशन था वो क्या था कि जो स्टेट्स की बाउंड्रीज होती हैं वो क्या चीज़ को रिफ्लेक्ट करनी चाहिए, दैट शुड रिफ्लेक्ट द बाउंड्रीज ऑफ डिफरेंट स्टेट्स के बाउंड्रीज को उसको रिफ्लेक्ट करना चाहिए। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। So the question is, mention the main recommendation
of the State Reorganization Commission. Of 1953. What was the main recommendation? Okay, the main recommendation of the State Reorganization Commission was that the main recommendation of the State's Reorganization Commission was that the boundaries of the states should reflect the boundaries of different languages. Okay, boundaries of okay, and now we come to this question came in the year All India 2014. Okay, उसके पहले भी 2012 में भी आया था, and this is also 1 mark question. Okay, ठीक है. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. What is the two nation theory advanced by Muslim League? मुस्लिम लीग ने जो टू नेशन थ्योरी किया एडवांस किया, उसका क्या मतलब है? It means that according to this theory, India was not consisting of a single nation, but it was consisting of two nations, because people belonging to two religions are living here. This was the concept of two nation theory. So I am writing down the question first. The question is, what is the two nation theory? What two nation theory advanced by Muslim League? ठीक है, मुस्लिम लीग ने जिस टू नेशन थ्योरी को एडवांस किया, उससे आप क्या मीन करते हैं, वो क्या है? सो दिस क्वेश्चन केम इन दिल्ली 2013 and it's a 1 mark question. ओके, और इसमें हम ये कहेंगे कि the answer will be according to this theory, India was consisted of
क्वेश्चन इट इज रिटन हियर, ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर है, ये 2013 दिल्ली है, ठीक है, और इट्स 1 मार्क क्वेश्चन, ठीक है। तो हमारा आंसर, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी इंडिया वाज नॉट कंसिस्टेड ऑफ 1 but 2 people, which is Hindu and that is Hindu and Muslims. So there should be 2 nations. That is India and Pakistan. Okay, India and Pakistan. This was the 2 nation theory as advanced by the Muslim League. And now we will see another question. As I told you earlier also, it's not something like only previous year questions are important for you. Actually, every year you will find some new questions in the question paper. तो ये नहीं है कि बस previous year के question पर ही focus करना है, yes, but that should not be the only focus. It's not कि उसके अलावा कुछ हमें पढ़ना ही नहीं है, उसके अलावा क्वेश्चंस आते हैं, न्यू क्वेश्चंस आते हैं, और कभी कभी बहुत पीछे से भी क्वेश्चंस जो है वो पूछ दिए जाते हैं। तो इसलिए न्यू क्वेश्चंस को भी प्रिपेयर करते हुए चलना है, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट लगता है कि हाँ ये एक अच्छा क्वेश्चन बन रहा है, हालांकि ये आया नहीं है बट इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। तो उस तरह के क्वेश्चंस को भी हमें करना है। लाइक एक जो क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि क्यों इंडिया में जब हमारा देश आज़ाद हुआ एंड वी वेंट फॉर आवर ओन कॉन्स्टिट्यूशन, वी अडॉप्टेड सेक्युलरिज्म को हमने क्यों अडॉप्ट किया। इसके पीछे जो रीज़न है वो यही है कि 2 नेशन थ्योरी तो दे दिया मुस्लिम लीग ने, एंड अकॉर्डिंगली द कंट्री वॉज पार्टीशनड एंड अकॉर्डिंगली देयर वॉज डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉपुलेशन, बट स्टिल व्हाट वी फाइंड दैट इंडिया वॉज in India there was Muslim community was still there. हमारे पॉपुलेशन का एक बड़ा हिस्सा जो था 12% जो था वो अभी भी मुस्लिम्स थे इंडिया में एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। तो ये जो हम देख रहे हैं इसके कारण ही, दैट वाज द मेन रीज़न कि माइनॉरिटीज़ के राइट्स को सिक्योर करने के लिए ही हमारी कंट्री में इस सेक्युलरिज्म को अडॉप्ट किया गया था। तो दिस इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन, और ये आया भी है काफ़ी पीछे, 2008 का ये क्वेश्चन है। अगर हम पिछले 10 ईयर्स में देखें तो ये 2008 उसमें नहीं आता, बट इस बात की प्रोबेबिलिटी है कि क्वेश्चंस रिपीट मतलब काफ़ी पीछे से भी आ जाते हैं या फिर बिल्कुल न्यू क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये क्वेश्चन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन बनता है। सो द क्वेश्चन इज व्हाई did the constitution makers adopted the principle of secularism in Indian Constitution. Okay, so
दिस इज नॉट अ क्वेश्चन, कभी आया नहीं है, बट स्टिल इट विल बी कंसिडर्ड एज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. ओके, तो इसमें हम क्या करेंगे कि इसमें हमारा ये लिखना होगा कि इवन आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ Pakistan on the basis of religion, %12 of Indian population belonged to Muslim religion, belong to Islam religion. According to census of 1951. According to census of 1951, therefore, in order to safeguard the interest of the minority. So in order to safeguard the interest of the minority and to promote the communal harmony, okay, and to promote the communal harmony, secularism was adopted in the Indian Constitution. Okay. ओके, ये हमारा आंसर हो गया. और इसके बाद हम और भी कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो कि प्रीवियस ईयर में आए हैं. लाइक दिस इज अ वेरी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. यस, एनालाइज द टू पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स of 1940s that led to the decision for the creation of Pakistan. आखिर 1940s के ऐसे कौन से दो पॉलिटिकल डेवलपमेंट थे जिसके कारण पाकिस्तान का क्रिएशन हुआ? बिकॉज उसके पहले पाकिस्तान की बात नहीं थी, ये 1940s में ही ये चीज़ें सामने आती हैं और पाकिस्तान का क्रिएशन होता है. तो इसके पीछे जो मेन रीज़न था, द रीज़न वॉज this two nation theory which was propounded by advanced by this Muslim League. And we can say that there was a fear in the mind of this Muslim League. We can't say that Muslim population, because it was only the view of the Muslim League that after getting independence from the British rule in India there will be a Hindu rule, because Hindu are in majority. So what will happen to the Muslims? So that is why they advanced this two nation theory. And on the other hand, what we find that the Britishers, they were also very much accepted. They accepted this demand of Muslim League because they believed in the policy of divide and rule. तो ये एक रीज़न हो गया. देन सेकेंड रीज़न हम ये देंगे कि डायरेक्ट एक्शन डे जो 16 अगस्त 1946 से स्टार्ट हुआ था, वो उसके कारण जो
वायलेंस था ये बहुत बढ़ गया था। व्हेन वी वर डिस्कसिंग साउथ एशिया, उसमें भी एक क्वेश्चन आया था, है ना, द सेम क्वेश्चन वाज देयर इन द साउथ एशिया। तो ये वही क्वेश्चन है जो कि फिर से यहाँ पे रिपीट हो रहा है, तो इसको हमको फिर से करने की जरूरत नहीं है। बस ये मतलब अकॉर्डिंग टू आरटी ये चैप्टर वाइज हमारा कर रहे हैं, इसलिए इसको एट दैट टाइम आई टोल्ड यू ना कि ये दोनों में आ सकता है, तो इसमें भी इसको आपको ख्याल रखना है, ठीक है। इसके बाद एक जो क्वेश्चन है जो कि काफ़ी ज़्यादा मतलब कई बारी आए हैं ये क्वेश्चन, दैट इज consequences ऑफ पार्टीशन ऑफ इंडिया इन 1947। ये कॉन्सिक्वेंस जो है ना ये कई तरह से आता है, जैसे कि कभी 2 नंबर में भी आ जाता है। आप देखोगे ऑल इंडिया 2014 में ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, लेकिन यही क्वेश्चन 2016 में 6 मार्क्स की क्वेश्चन, 2015 में 6 मार्क्स का क्वेश्चन में आ जाता है। तो दिल्ली 2013 में ये 4 मार्क्स में आ जाता है। तो ये जो हम कहेंगे कि ये ऐसे क्वेश्चंस हैं, ये मतलब इसका 6 मार्क्स का ही प्रिपरेशन करके रखने लायक है, बिकॉज ये कहीं भी आ सकता है, कितने भी नंबर में आ सकता है। तो जो भी कंसिक्वेंसेस ऑफ पार्टीशन हम लोग डिस्कस करेंगे उसमें 6 पॉइंट को रखना जरूरी है। तो कंसिक्वेंस में क्या होगा, हमारा पहला पॉइंट तो यही हो गया कि बिकॉज ऑफ पार्टीशन व्हाट हैपेंड, दैट द कंट्री गॉट पार्टीशनड एंड there was displacement of population. The Hindu population who were living in Pakistan started to migrate to India, and the Muslim population which were living in India, they started to migrate to पाकिस्तान, है ना। और पहला कंसिक्वेंस ये हो रहा है कि डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, बट दिस डिस्प्लेसमेंट वाज नॉट पीसफुल। इस डिस्प्लेसमेंट में बहुत सबसे बड़ी बात जो इस डिस्प्लेसमेंट के साथ थी, इट वाज हाईली अनप्लान्ड। देयर वाज नो प्लानिंग फ्रॉम द साइड ऑफ द गवर्नमेंट, एवरीथिंग वाज अनप्लान्ड। और इतने लार्ज स्केल पे इतना बड़ा जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है पॉपुलेशन का, इट वाज फॉर द फर्स्ट टाइम that such a large scale of population was getting displaced without any planning, and this is the reason we can say this unplanned displacement was the reason for the violence and atrocities and killings and whatever the people have experienced, which is still there in the heart of the people. अभी तक ये चीज़ें जो हैं वो ख़त्म नहीं हो पाई है। उस ट्रॉमा को जिनके परिवार ने झेला है, जिनके फैमिली ने उस ट्रॉमा को फेस किया है, वो आज तक उसको भूल नहीं पाए हैं। तो ये चीज़ें जो हैं वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि उनको हम एक्सप्रेस करें, यहाँ पर इन चीज़ों को लिखें कि किस तरह से एनिमोसिटी हो गई थी बिटवीन हिंदू पॉपुलेशन एंड मुस्लिम पॉपुलेशन। और एनिमोसिटी के अंदर हम देखते हैं कि कुछ पार्टिकुलर सिटीज़ में, लाइक अमृतसर, कोलकाता, जो कि दोनों हमने पहले भी डिस्कस किया है कि यही 2 प्रोविंसेस थे। पंजाब इधर वेस्ट पाकिस्तान, मतलब वेस्टर्न साइड में पाकिस्तान, एंड ईस्टर्न साइड में बंगाल, यही 2 क्षेत्र थे जिनको डीपेस्ट ट्रॉमा ऑफ पार्टीशन फेस करना पड़ा, बिकॉज इन्हीं दोनों का पार्टीशन हुआ था। पंजाब का उधर वेस्ट पंजाब और ईस्ट पंजाब हुआ, इधर पाकिस्तान बांग्लादेश बंगाल का जो कि ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल बना। तो इन दोनों में ही हम देखते हैं कि अमृतसर और कोलकाता में क्या हुआ, कम्युनल जोन्स बन गए थे। ये कम्युनल जोन्स जो थे उसमें क्या होता था कि अगर कोई मुस्लिम है तो वो हिंदू एरिया में जाना बिल्कुल भी अवॉइड करता था, क्योंकि वहाँ पर जाके उसके साथ क्या होगा, नो वन नोज। मुस्लिम हिंदू एरिया में नहीं जा रहे हैं, हिंदू मुस्लिम एरिया में नहीं जा रहे, तो इस तरह का एनिमोसिटी के माहौल को इसने पैदा किया इस पार्टीशन ने। और इसी के साथ साथ एक और चीज़ हम देखेंगे कि जो माइनॉरिटीज़ थी उनकी कंडीशन बहुत ही ख़राब हुई दोनों साइड, नॉट ओनली इन पाकिस्तान बट ऑल्सो इन इंडिया। इंडिया में मुस्लिम्स के साथ, पाकिस्तान में उनके साथ हिंदुओं के साथ बहुत बुरी तरह का एट्रोसिटी हुआ। उनको घरों से, अगर वो घर नहीं भी छोड़ के जाना चाह रहे हैं, अगर हिंदू हैं और वो पाकिस्तान में ही रहना चाह रहे हैं, या मुस्लिम हैं और वो इंडिया में ही रहना चाह रहे हैं, तो उनको फोर्सफुली भगाया जाता था, घर छुड़वाया जाता था। और जब वो घर छोड़ के बॉर्डर क्रॉस कर रहे होते, कई बार पैदल उनको जाना पड़ता था, तो जो बॉर्डर क्रॉस कर रहे होते हैं उस समय उन पर जो भी मतलब वायलेंस इतनी बुरी तरह का उनके साथ होता था। तो ये चीज़ें सब जो हैं वो लोगों को फेस करनी पड़ी। खास करके जो वुमेन की कंडीशन थी उस समय बहुत ज़्यादा ख़राब हुई, क्योंकि वुमेन के साथ बहुत
हाई लेवल का एट्रोसिटी हुआ और ऑनर किलिंग्स भी हुए इस समय में, क्योंकि वुमेन को ऑनर का एक ये माना जाता है, अगर उसको फोर्सफुली उसका धर्म कन्वर्ट करा दिया गया, किसी और से शादी को करवा दी गई, तो फिर उसकी ऑनर किलिंग हो जाती थी। तो इस तरह से जो सोसाइटी का जो वीकर सेक्शन हम कहेंगे, जो एक फैमिली में वीक होता है, फीमेल एंड बच्चों, चाइल्ड दोनों को ही बहुत कुछ झेलना पड़ा। हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि ये जो कंसिक्वेंसेज ऑफ पार्टीशन है, दैट इज द मेन थिंग ऑफ द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर। इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे और फिर इसके पॉइंट्स को लिखेंगे।